हेलो बच्चों, हम लोग सामाजिक विज्ञान के इकाई फर्स्ट का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इतिहास का अध्ययन किया था। अब हम लोग नागरिक शास्त्र वाले चैप्टर को लेकर के शुरू कर रहे हैं। अब ये हमारा जो है, हम लोग इकाई थर्ड जो है, यानी कि क्लास 9th इकाई थर्ड लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में नागरिक शास्त्र का नाम देते हैं, अब हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और इसका पहला चैप्टर आपके सामने है, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। मतलब लोकतंत्र क्या है या किसे कहते हैं लोकतंत्र, या फिर जो है लोकतंत्र क्यों, मतलब क्यों लोकतंत्र की जरूरत पड़ी, हमें लोकतंत्र की क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग लोकतंत्र को अपनाए। क्योंकि इससे पहले राजतंत्र था, और राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का शासन, और लोकतंत्र का मतलब होता है, ठीक है, इसका अर्थ भी अभी हम लोग समझेंगे, इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी शुरुआत करते हुए अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र का अर्थ समझेंगे। क्या समझेंगे? लोकतंत्र का अर्थ। तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि देखिए, लोकतंत्र जो होता है, लोक, इस लोक का मतलब होता है लोग। क्या होता है? लोग। और लोग का मतलब होता है जनता। क्या होता है? जनता, जिसे हम लोग कहते हैं आम नागरिक, है ना। अब यहां ध्यान रखेंगे, अब यहां पर तंत्र का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि तंत्र का मतलब होता है, तंत्र का मतलब होता है, तंत्र का मतलब क्या होता है? तो तंत्र का मतलब होता है शासन। क्या होता है? शासन। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र से आपको देखने में समझ में आ रहा है कि जहां लोकतंत्र रहेगा वहां जनता का शासन रहेगा। किसका शासन रहेगा? जनता का शासन रहेगा। अब एक बात हमको आप बताइए कि क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और जनता का शासन कैसे होता है? तो पहले हम कुछ चीज आपको पहले समझा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है अपने इस पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मेरी बात ध्यान समझिएगा। पहली चीज, जो भी देश लोकतांत्रिक होता है, जो भी देश लोकतांत्रिक होता है, उस देश में दो प्रकार की सरकारें स्थापित की जाती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की सरकारें स्थापित की जाती हैं। तो पहली जो सरकार होती है, उस सरकार को हम बोलते हैं संसदात्मक सरकार। संसदात्मक, संसदात्मक सरकार। और दूसरी जो सरकार होती है, इसे हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार, यहां पर ध्यान रखिएगा। अब आपने देखा कि जहां पर लोकतांत्रिक शासन होता है, वहां दो प्रकार की सरकारें मुख्य रूप से स्थापित की जाती हैं। हालांकि होती तो और भी है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ दो प्रकार की सरकारों के बारे में जानना है। यहां ध्यान रखिएगा, संसदात्मक सरकार जो होता है, इस पर बहुत गौर समझिएगा। संसदात्मक सरकार में क्या होता है कि संसदात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा होता है। ध्यान रखिएगा इस पे, शक्तियों का बंटवारा। जैसे आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि संसदात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, तो आइए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप अपने भारत को ले लीजिए, और आप अपने भारत में जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो एक केंद्र की सरकार बनती है और एक सरकार राज्यों में बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना। तो जब एक सरकार केंद्र में बनती है
और एक सरकार राज्य में बनती है, तो यहां पर ध्यान देना है कि जो सरकार केंद्र में बनती है वो अपने हिसाब से कानून बनाती है, जो सरकार राज्य में बनती है ये अपने हिसाब से कानून बनाती है। अब ऐसा किया क्यों गया है, तो बहुत ध्यान समझिएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दायरे में कानून बना सकें, इसके लिए इनके कुछ विषय बांट दिए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान समझिएगा कि जैसे यहां पर केंद्र सरकार के लिए क्या किया गया है कि एक संघ सूची बनाई गई है। क्या बनाया गया है? संघ सूची बनाई गई है। और इस सूची में जो है केंद्र सरकार के वो सब विषय रखे गए हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो राज्य है इसके लिए राज्य सूची बनाई गई है। क्या बनाई गई है? राज्य सूची बनाई गई है। अब इसके भी विषय इसको दे दिए गए हैं कि आप इन विषयों पर कानून बनाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, अब कुछ विषय ऐसे हैं जो जिसको उभयनिष्ठ तरीके से रख दिया गया है कि इनको बीच में रख दिया गया है और इसे बोला जाता है समवर्ती सूची। क्या कहा जाता है? समवर्ती सूची। अब ये जो समवर्ती सूची होती है इसमें जो विषय रखा गया है इस विषय पर कानून ये भी बना सकते हैं और इस विषय पर कानून ये भी बना सकते हैं, मतलब राजसभा, ठीक है, राजसूची वाले। तो आपने देखा कि शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ बाबू, तो शक्तियों का बंटवारा ऐसे हुआ है कि कितने विषय पर कानून बनाना है, उसमें किस किस विषय पर भारत सरकार कानून बनाएगी, किस किस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कौन से ऐसे विषय हैं जो अलग से रखे गए हैं कि जिसकी जरूरत पड़ेगी वह इस पर कानून बना सकता है। अगर भारत सरकार को जरूरत लगेगी तो भारत सरकार बना लेगी, राज्य सरकार को लगेगी तो राज्य सरकार बना लेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी एक विषय पर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं और दोनों के कानून में विरोध उत्पन्न हो रहा है, मतलब भारत सरकार कुछ चाह रही है और राज्य सरकार कुछ चाह रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार का कानून निरस्त कर दिया जाएगा, अर्थात भारत सरकार का ही कानून यहां पर फॉलो होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो किस विषय पे होगा? वह समवर्ती सूची के विषय पर होगा। अर्थात जो इनका हिस्सा है ये अपने पे कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र जो है भारत सरकार ये संघ सूची के विषय पे कानून बनाएगी, राज्य सरकार जो है ये राज्य सूची के विषय पे कानून बनाएगी। लेकिन जो समवर्ती वाला है इसमें अगर कोई विवाद होता है, अगर दोनों में से कोई कानून बनाता है, दोनों कानून बनाते हैं, और कोई विवाद होता है तो ऐसे में भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि जैसे मैंने कहा कि संसदात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है, तो शक्तियों का बंटवारा इसी प्रकार किया गया है कि सबके विषय बांट दिए गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको और बताऊं, देसी एग्जाम्पल, जैसे किसी गांव में दो भाई रहते हैं। अब दो भाई अगर रहते हैं तो उनके पिताजी का जो खेत है वह एक में है, उनके नाम से है, कंबाइंड है। अब उसके बाद अगर पिताजी नहीं रहे तो अब दोनों भाइयों में अगर नहीं पट रहा है या उसको लग रहा है कि बड़े भाई ही सब कुछ अपना एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? दोनों के खेतों का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो जब दोनों के खेतों का बंटवारा कर दिया जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने खेत को छोड़कर और उनके में धनिया बो देंगे, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो इसलिए जो खेत आपको मिला हुआ है आप उसी में चाहे धनिया बोइए, चाहे लहसुन बोइए, चाहे आप कोई भी अनाज उत्पन्न करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप अपने दायरे में रहेंगे। तो इसीलिए लोकतंत्र के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया है? ये सूची बना दी गई है और सूची जो होती है उसमें विषय निर्धारित कर दिए गए हैं। तो जो संघ सूची का विषय है उसमें कहा गया कि इस पे भारत सरकार कानून बनाएगी, और जो राज्य सूची का विषय है इस पे कहा गया इस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, और उसके बाद जो समवर्ती सूची है इस पे कहा गया कि इस पर जो है दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से दोनों के कानून में विरोधाभास उत्पन्न होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में आप एक कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो आपने देखा कि भारत में
कैसी व्यवस्था लागू है? संसदात्मक सरकार, ठीक है, अर्थात भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। इसी को संसदीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, संसदात्मक सरकार भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई कि भारत में शक्तियों का बंटवारा है। बंटवारा कैसे है कि जो भारत का प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है, क्योंकि भारत का सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री होता है। और जो राज्यों का प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री कहलाता है, जिसे आप चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? हर राज्य का अलग अलग मुख्यमंत्री होता है। जैसे अपने राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ सिंह है ना। तो जब योगी आदित्यनाथ सिंह हैं तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जो है जी हैं, और इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह योगी आदित्यनाथ हैं। इसी तरह से किसी और राज्य में आप जाएंगे तो वहां के मुख्यमंत्री दूसरे होंगे, किसी और राज्य में जाएंगे तो वहां के मुख्यमंत्री दूसरे होंगे। तो मुख्यमंत्री अलग अलग होते हैं। तो हर राज्यों को शक्ति दी गई है, उसका प्रमुख अलग होता है। तो ये बात समझ गए। कुछ अधिकार राज्यों को दिया गया है, कुछ अधिकार भारत सरकार के पास है। तो सब इसका मतलब क्या हुआ कि उनको कुछ बांट कर उनका अधिकार दे दिया गया है कि आपका ये अधिकार है, आप इस पर कानून बना सकते हैं। ये भारत सरकार का अधीन है, ठीक है, भारत सरकार इस पर कानून बनाएगी। तो आपने देखा इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है, इस पर गौर करिएगा। अध्यक्षात्मक, ठीक है, शासन या अध्यक्षात्मक सरकार कैसे रहती है? जैसे आपने देखा होगा कि जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है इसमें मुखिया सिर्फ एक होता है। इसमें मुखिया एक होता है। इसमें क्या है? इसमें मुखिया दो हैं। क्यों मुखिया दो हैं? कि एक भारत का मुखिया प्रधानमंत्री है और एक हर राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो दो दो मुखिया हो गए इसमें। लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है? इसमें सिर्फ मुखिया एक होता है। जैसे आप अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका में आप जानते हैं अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है। उसका सर्वे सर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चीन को ले लीजिए, उसका सर्वे सर्वा कौन होता है? तो उसका सर्वे सर्वा होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि राज्यों के अलग अलग से मुख्यमंत्री होंगे। तो कहने का मतलब दो प्रकार की सरकारें स्थापित होती हैं, किसमें? लोकतांत्रिक सिस्टम में, ठीक ना। अब यहां ध्यान रखिएगा, दोनों की बातें आपको समझ में आगे होंगी कि जहां पर जनता का शासन होता है, जहां पर लोकतंत्र का शासन होता है, वहां पर दो सरकारें स्थापित होती हैं, एक संसदात्मक सरकार और दूसरा अध्यक्षात्मक सरकार। मैंने बताया कि संसदात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है और उनके विषय अलग अलग होते हैं, उन विषयों पर वह कानून बनाते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियां सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं और वही उस पर कानून बनाता है। अब एक बात पे गौर करिएगा, इसको जनता का शासन क्यों कहा गया? तो मैं बता रहा हूं कि इसके जो प्रतिनिधि होते हैं इसको जनता ही तो चुनती है। अब जैसे सपोज करिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को कौन चुनता है? अरे हम ही आप तो वोट करते हैं। जब हम आप जो है अपने सांसदीय के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं तो उसके बाद यह सांसद बनकर के जाते हैं और उसके बाद जब वहां पहुंचते हैं सारे सांसद इकट्ठा होते हैं तो उसके बाद उसमें लोकसभा का एक बहुमत दल का नेता चुना जाता है और जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को जो है प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है और ये माना जाता है कि यह जो है पूरे सबकी सर्वसम्मति से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि इनकी बहुमत है, ठीक ना। ये ज्यादा क्षेत्रों से जीत करके आए हैं तो वही होता है। तो हम लोग इसको चुनते हैं इसलिए शासन हमारा है, ठीक है। अगर हम इन्हें नहीं चुनेंगे किसी दूसरे को चुन लेंगे तो शासन, ठीक है, जो है कि ये शासन उनके हाथ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि चेंज करने का अधिकार तो हमारा ही है, हम जिससे चाहेंगे उससे शासन करवा लेंगे। तो इसीलिए लोकतंत्र को कहा गया जनता का तंत्र, अर्थात जनता का शासन। जनता जिसको चाहेगी उसको चुन लेगी और जिसको चाहेगी उसको गिरा देगी, ठीक ना। तो अब उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग कुछ अपने पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है लोकतंत्र का अर्थ।
तो लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, इस पर गौर करिएगा आप कि शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है, लोगों का शासन। देखिए दिया है लोगों का शासन। संस्कृत में लोक का मतलब क्या होता है, जनता। क्या होता है लोक का मतलब जनता, और तंत्र का मतलब क्या होता है, शासन। अर्थात लोकतंत्र को हम जनता का शासन, ठीक है, या लोगों का शासन कह सकते हैं। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जो है कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, जिस परिभाषा के बारे में हम लोग जो है यहां पर देखेंगे। ध्यान रखिएगा इस पर। आइए, कुछ परिभाषा यहां पर दी हुई है और इस परिभाषा के बारे में हम लोग देखेंगे। परिभाषाएं क्या हैं इस पर गौर करिएगा आप। अब्राहम लिंकन है, ठीक ना। अब्राहम लिंकन कहते हैं, यानी कि अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या कहा गया है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा को देते हुए ये कहा है, क्या कहा है कि लोकतंत्र जो है ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए दूसरी परिभाषा ब्राइस के अनुसार क्या है। ब्राइस महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी वर्ग विशेष या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समाज के सदस्यों में निहित होती है। तो कहने का मतलब सबका सेंस वही है कि लोकतंत्र का मतलब है कि जनता का शासन, ठीक ना। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाता है। जनता जब चाहेगी इस चीज को पलट देगी। यहां पर इन्होंने कहा है किसी एक वर्ग विशेष के हाथ में नहीं। जैसे आपने पहले सुना होगा कि जर्मनी का हिटलर था, इटली का मुसोलिनी था, ये सब क्या थे, तानाशाह थे। वहां जब हो गए थे तो इसके बाद इनका ही हुक्म चलता था। ये सही कहे तो अगर जो कह दे कि भैया ये क्या है, अगर कह दे कि यह एक आम है, तो जनता को ये मानना था कि ये एक आम है। वो ये नहीं कह सकती थी कि नहीं यह एक मार्कर है। अगर उसने कह दिया तो राजा के आज्ञा की अवहेलना हो गई और राजा ने आदेश दे दिया कि इनको फांसी पर लटका दिया जाए, तो तुरंत उनको फांसी हो जाएगी। कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई इनको फांसी क्यों हो रही, जो पूछेगा कहेंगे इनको भी लटका दिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में इसमें क्या हो गया, राजतंत्र हो गया। तो इसमें जनता का शासन कहां हुआ, जनता अगर पूछ भी रही है तो फांसी पर लटक जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने यही कहा कि भाई लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है और जनता जिसको चाहेगी उसको सत्ता में बैठा देगी और जिसको चाहेगी उसको सत्ता से उतार देगी, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब यहां पर एक सरल परिभाषा दी गई है। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहां दिया गया है बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सीधा सा, लोक माने लोग, लोग माने जनता और तंत्र माने शासन, यानी लोकतंत्र वह है जहां जनता शासन करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है। मतलब लोकतंत्र क्या है कि यह शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है कि किसको राजा बनाना है, किसको राजा नहीं बनाना है। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट में आपका है, पहले और दूसरे कथन में ऐसी लोकतांत्रिक सरकारों की बात की जाती रही जहां लोगों के पास चुनाव का अधिकार तो है पर विकल्प उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब कि देखिए यहां साफ है कि पहले और दूसरे कथन में ऐसी लोकतांत्रिक सरकारों की बात की जाती है जहां लोगों के पास चुनाव का अधिकार तो है पर विकल्प नहीं है। अर्थात एक ही व्यक्ति खड़ा हो रहा है, आपको वोट देने का अधिकार तो है, आप वोट देने जाएंगे, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा है। तो जब एक ही व्यक्ति खड़ा रहेगा तो हमको आप ये बताइए, जब एक व्यक्ति खड़ा है
तो आप वोट तो उसी को मार के आएंगे क्योंकि आपके पास मजबूरी है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर किसी चुनाव में एक व्यक्ति खड़ा होता है तो आपको वोटिंग का अधिकार दिया गया है, आप जाके उसको वोट देंगे, तो इससे अच्छा है कि भैया उसको निर्विरोध घोषित कर दीजिए, इसमें वोटिंग कराने की जरूरत क्या है। लेकिन पहले के सिस्टम में ऐसे ही था कि एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता था और जनता उसको चाहे सीधे चाहे जबरदस्ती वोटिंग करके उसको जिता देती थी, ठीक ना। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, तीसरा कथन दर्शाता है कि जब व्यक्ति न्यायप्रिय होता है तो लोकतंत्र संभव होता है। कहने का मतलब जब व्यक्ति, ठीक है, न्यायप्रिय होगा, वह ठीक लोगों की बातों को सुनेगा, उनके दुख दर्द को समझेगा, तो इसी को कहा जाता है लोकतंत्र, ठीक है, और तभी लोकतंत्र संभव होता है। चौथे कथन में यह बताया गया है कि हम पर वैसी ही सरकार का राज होना चाहिए जिसके हम लायक हैं। कहने का मतलब हमारे ऊपर उसी व्यक्ति का शासन होना चाहिए जिसके हम लायक हैं, अर्थात जो है हम जैसा हमारा दुख दर्द है ऐसी कोई भी सरकार रहे, हमारे दुख दर्द को समझे, उसे अपना दुख समझे, जिसके हम लायक हैं, क्योंकि हम मानव हैं और मानव को सबसे श्रेष्ठ जो है प्राणियों में घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि मानव अपने विवेक से काम लेता है। बहुत सारे जीवधारी हैं, क्योंकि सभी जीवधारियों में मानव को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि मानव के पास बुद्धि होती है और मानव अपने बुद्धि विवेक से क्या करता है? कोई भी डिसीजन लेता है। आगे आपका है पांचवें कथन में लोकतंत्र की बुराइयों और कमियों को लोकतंत्र से यूं दूर करने की बात कही गई है। तो ये आपने देखा, इस तरह से आपका ये 5 जो है कथन है और पांचों कथन में लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र के प्रकार। अब यहां पर देखिए लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, इसकी चर्चा की गई है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है, पहला क्या है भाई? प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक ना, इस पे गौर करिएगा। यहां पर ठीक है स्पष्ट है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता सरकारी अधिकारियों को सीधे चुनती है। क्या करती है? प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो है जनता सरकारी अधिकारियों को सीधे चुनती है। किसे चुनती है? सरकारी अधिकारियों को। कई समानुपातिक व्यवस्थाओं में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, कई समानुपातिक व्यवस्थाओं में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ देशों में मिश्रित व्यवस्था प्रयुक्त होती है, जनादेश का दबाव होता है, ठीक है, नीतिगत विचलनों पर रोक का काम करता है, क्योंकि नियमित अंतरालों पर सत्ता की वैधता हेतु चुनाव अनिवार्य है। तो आपने देखा कि इसमें जो है कुछ देशों में मिश्रित जो है मिश्रित व्यवस्था होती है या मिश्रित व्यवस्था प्रयुक्त होती है, जिसमें जनादेश का दबाव जो है वह नीतिगत विचलनों पर रोक का काम करता है, क्योंकि जो नियमित जो है अंतराल होता है इस पे सत्ता की वैधता हेतु चुनाव जो है यह अनिवार्य होता है, चुनाव के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है भाई? उदार लोकतंत्र, है ना। ये तो पहला आपका हो गया, दूसरा आपका हो गया उदार लोकतंत्र। तो यहां पर ध्यान रखेंगे जिसमें स्वच्छ निष्पादन चुनाव होते हैं। उदार लोकतंत्र के चरित्रगत लक्षणों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों के वितरण आदि के अलावा अभिव्यक्ति, भाषा, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता होती है। यानी कि इसमें क्या है? इसमें जो है उदार लोकतंत्र में कानून व्यवस्था जो है वो शक्तियों के वितरण आदि के अलावा भी अभिव्यक्ति का मतलब अगर इसे कहा जाए वाक अभिव्यक्ति, तो मतलब बोलने की आजादी, छूट, ठीक ना। अब आगे दिया है भाषा को आप जान रहे हैं कि आप किसी भी भाषा को कहीं भी बोलिए तभी जो है लोकतांत्रिक का महत्व है। धर्म, आप किसी भी धर्म को हो, धर्म से कोई मतलब ना हो, ठीक है। संपत्ति की स्वतंत्रता, तो संपत्ति की स्वतंत्रता जो है थी पहले अपने संविधान में, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। अब यह जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं रह गया, क्योंकि अगर ये स्वतंत्रता हो जाएगी कि कोई व्यक्ति चाहे जितना संपत्ति रख सकता है, उसकी कोई जांच नहीं करेगा,
तो कहीं ना कहीं ये समस्या बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब देखिए आगे दिया आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है इसमें, ठीक है, सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर, ठीक है, मतदान करते हैं। मतलब उनको सभी लोग आपस में राय करते हैं और राय करके उसको एक नीति के तहत जो है निर्णय लेते हैं और उसके बाद उसी पर मतदान होता है। नेक्स्ट में आइएगा। अब देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जहां जनता सार्वभौमिक मताधिकार, नियमित चुनाव आदि के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को निर्धारित अवधि के लिए चुनती है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे अब मान लेते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति का चुनाव, किसका चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है ना। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग क्या हिस्सा लेते हैं? हम लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को भी क्या माना गया है? जनता के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हम उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब हम अपने सांसद और विधायक को चुनते हैं। अब हमारा सांसद और हमारा विधायक जाकर के राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करता है, तो ऐसे में हमने जिसको चुना वो जाकर के राष्ट्रपति को वोट दिया, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में, अप्रत्यक्ष रूप में हमने ही तो चुना। भाई हम अगर विधायक सांसद को नहीं चुनते तो ये कहां से जाके राष्ट्रपति को चुनते? तो यही इसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष। ठीक ना, ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकतंत्र की विशेषता क्या है, इस पर गौर करिएगा। लोकतंत्र की विशेषता क्या है, इस पर गौर करिएगा। जनता के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली शासन प्रणाली नैतिक विकास में सहायक। लोकतंत्र शिक्षण का सर्वोत्तम साधन। लोगों में देशभक्ति पैदा करती है। सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकती है। जनता की इच्छा एवं विशेषता का सुंदर समन्वय है। लोकहित का शासन। अब एक बार मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है, मैं पहले सीधे कह दिया, लोकतंत्र जो होता है वह जनता का शासन होता है। अगर कोई भी सरकार सही कार्य नहीं करेगी तो जनता जब चाहेगी उसे हटा देगी। तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती यही है कि भैया हमने आपको चुना है और आप बेहतर काम करोगे तो हम आपको दोबारा चुनेंगे, अगर आप बेहतर काम नहीं करोगे तो आपको सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो यहां ध्यान रखेगा, जनता के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली शासन प्रणाली है। ठीक ना, तो ये होता है, ठीक, पहली विशेषता। दूसरा है नैतिक विकास में सहायक। कहने का मतलब उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है। वह जो है ये देखता है कि भाई हम जिसको चाह रहे हैं वही सरकार बन रही है, तो हमारे नीति के हिसाब से, हमारे योजनाओं के हिसाब से सरकार अगर हर चीज को फॉलो कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार सबके लिए सकारात्मक हो रही है, क्योंकि ये जनता का निर्णय होता है। ठीक है। अगला है लोक शिक्षण का सर्वोत्तम साधन है। तो भाई देखिए लोगों को कम से कम वोट देने का मौका मिलता है। ये आप जानते हैं मतदान को राष्ट्रीय पर्व माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि सभी लोग जो है उस दिन अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और एक कहते हैं कि हम अब अपने देश के एक जो है बड़े जो है कि प्रधानमंत्री को चुनने जा रहे हैं। अर्थात अगर संसदीय चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री का चयन होता है, और जब विधायकी का चुनाव होता है तो एक मुख्यमंत्री का चयन होता है। तो इसलिए इसे राष्ट्रीय पर्व कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करती है। लोकतंत्र जो होता है यह लोगों में देशभक्ति की भावना जगाता है, क्योंकि जब जनता अपने सरकार को चुनेगी तो उसे ये पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसको चुन रहे हैं, और यह जो है हमारे देश के लिए कितना काम आ सकते हैं। तो सभी लोग एक तरफ समर्पित होकर के ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आती है या अपने देश के प्रति समर्पण की भावना आती है। ठीक है। नेक्स्ट में आपका है सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकती है। कहने का मतलब अगर सत्ता पे कोई काबिज हो गया तो 5 साल के बाद उसे हटना ही हटना है। तो उसके बाद जनता क्या करेगी? अगर कोई सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, अगर कोई प्रधानमंत्री बन गया, आपसे जो वादा किया है, आपसे जो बातें की हैं
वो कोई पूरा नहीं कर रहा है, और जब नहीं पूरा कर रहा है तो आपके पास फिर एक पर्व आएगा और आप उसे वोट ना दे करके आप दूसरे को चयन कर लेंगे, और वह उसकी सत्ता जो है, जो उसका पद है, जिसका दुरुपयोग कर रहा था, वह उसके हाथ से चला जाएगा। नेक्स्ट में आगे दिया कि जनता की इच्छा एवं विशेषता का सुंदर समन्वय है। वही मैंने कहा कि जनता की जो इच्छा होती है उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अपने शासक को चुनते हैं, यह उसकी विशेषता है और उसका सुंदर समन्वय है। आगे है लोकहित का शासन। लोकहित का मतलब जनता के हित का शासन होता है, ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत विशेषता है। आगे आते हैं, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुना हुआ होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट में आ गए हम लोग। देखिए, किस प्रकार के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किस प्रकार के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? तो जिस चुनाव में जनता के द्वारा व्यक्ति चुना जाता है उसे लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस भाषा में समझते हैं कि किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन बातों यानी जरूरतों शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है, तो ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर यह है कि किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए, भाई चुनाव लोकतांत्रिक तभी होगा कि जब आप उसमें देखेंगे कि जो हमने दिया है, जो हमने एडजस्ट किया है, ये शासन जो है या शासन सत्ता में बैठे व्यक्ति उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर आप गौर करिएगा। तो ऐसे में ठीक है, जहां जनता के द्वारा जनता की आवश्यकताओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ठीक है सरकारें काम करती हैं, कार्य करती हैं, तो इस सरकारों को क्या बोला जाता है? जनता का ठीक है शासन कहा जाता है, या उसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक चुनाव यानी जनता के द्वारा चुनाव जो है जब कराया जाता है तो वही जो है लोकतांत्रिक चुनाव कहलाता है। तो हमारे यहाँ क्या है, जहां भी जनता का शासन होता है तो जनता का शासन वही होता है जहां पर संविधान इस समय लागू है। तो जहां जहां संविधान लागू है वहां वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं, क्योंकि वहां के लोग जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। देखिए, प्रमुख निर्णय निर्वाचित नेताओं के हाथ। ध्यान रखिएगा इसमें। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट का नेतृत्व किया था। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और स्वयं को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नजर हमेशा बनी रहती है, जिसके अधिकांश सदस्य फौजी अधिकारी हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1999 में क्या हुआ कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट का नेतृत्व किया और उन्होंने कह दिया कि जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है हम इसको गिराएंगे और उसके बाद यहां पर सैनिक शासन लागू होगा। तो उसके जरिए इन्होंने इसको लागू करवाया। अब देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ध्यान रखिएगा, चीन की संसद कवांगुओ रेमिन ठीक है दाइविया ठीक है दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहलाती है। चीन की जो है संसद के लिए हर 5 वर्ष पश्चात नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इसमें पूरे जीने से ठीक है इसमें पूरे जीने से लगभग 3000 सदस्य आते हैं। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सन 1930 में स्वतंत्र होने के पश्चात से मैक्सिको में प्रति 6 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो यहां पर गौर करिएगा, ये व्यवस्था पहले लागू थी ठीक है, और इस व्यवस्था में जो है अब चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या किया गया है, अब जो है रूस के जो शासक हैं ठीक है, चीन के जो शासक हैं, अब यह हमेशा बने रहेंगे, मतलब अपने आप को इन्होंने अस्थाई कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया है कि कानून का राज और अधिकारों का आदर।
पहली चीज, जिम्बाब्वे को सन 1980 में अल्पसंख्यकों गौरों के शासन से आजादी मिली। उसके पश्चात से देश पर जानु पीएफ दल का शासन है। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के पश्चात से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और हमेशा जानु पीएफ दल ही विजयी होता था। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो है पहले चुनाव कैसे होता था, पहले एक ही पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता था। अब जनता को तो चुनाव का अधिकार होता था, जनता वोट देती थी, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं है तो जनता भाई जो खड़ा है उसी को मोहर मार के आ गई। अब ऐसे में इससे अच्छा तो यही है कि भाई चुनाव ही ना हो। जब एक ही व्यक्ति खड़ा होगा, हमें चुनने का अधिकार नहीं रहेगा, सिर्फ मताधिकार का अधिकार रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है, देखिए पहले ऐसे लागू था और पहले ऐसे ही जो है एक ही दल हमेशा विजयी होता था। ठीक है, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को अनेक प्रकार से परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी पैदा कराई जाती थी। सरकार जो है विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। सन 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो ये रहा कानून का राज। ठीक है, इस पर गौर करिएगा। अब देखिए लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क है। ठीक है, लोकतंत्र के विपक्ष में कुछ तर्क है। ये पक्ष में नहीं है बल्कि विपक्ष में है। पहला क्या है, लोकतंत्र में निर्णय बहुत विस्तृत वाद विवाद के बाद लिए जाते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में नेता जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। ये सही बात है भाई, हर 5 साल पे नेता क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए लोकतंत्र में नेता जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, मतलब इसका यही है कि इस समय किसी पार्टी का राज है तो अगली बार किसी पार्टी का राज होगा, अगली बार हो सकता कोई नई पार्टी आ जाए, उसके बाद हो सकता कोई और ठीक पार्टी आ जाए, क्योंकि जनता के ऊपर डिपेंड है ना। नेक्स्ट में, लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। देखिए लोकतंत्र का ये सब इसके विपक्ष में तर्क कहा जा रहा है, मतलब इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, मतलब जो जनता से ठीक है अपनी बातों को रखवा ले गई, जनता से अपनी बातों को अपनी ठीक मनवा ले गई, वही पार्टी का खेल है बस। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, अगर वह झूठ बोल करके और कहे कि हम ये करेंगे वैसा करेंगे ऐसा करेंगे और आप उनकी बातों में आ गए, आप उनको जिता दिए, तो वही ये कह रहा है कि यह केवल राजनीतिक लड़ाई रह गई है और सत्ता का खेल हो गया है, कि सत्ता हमको किसी तरह से हासिल करना है, चाहे झूठ बोल करके और चाहे जनता को छल करके। सत्ता हाथ में आ गई तो फिर 5 साल हम सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक इसकी एक कमी है। आगे है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि प्रत्येक निर्णय में देरी होती है। कहने का मतलब कि अगर पक्ष कोई डिसीजन ले रहा है, यानी कि जिसकी सरकार है वो डिसीजन ले रहा है कि हमें ये काम करना है, तो विपक्ष कहेगा नहीं नहीं आपको ये काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जनता का नुकसान होगा। वो कहेगा अरे नुकसान कैसे होगा, ये हम अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। तो विपक्ष वाले कहेंगे नहीं इसमें जनता का हित नहीं होगा, इसमें लोगों का नुकसान हो जाएगा, ये होगा ऐसे होगा, मतलब बात बात में बहस होगी। पक्ष उसके जो है समर्थन पर अपना जो है बात रखेगा और विपक्ष जो है उसके विरोध में रखेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें बहस होगी, उसके बाद तब जाके बड़ी गहमा गहमी के बाद पारित होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होती है, देरी होती है। आगे आपका है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क भाई क्या है कि चीन में सन 1985 से 58 से चीन में सन 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल दुनिया के इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। मतलब ये बहुत भी भयंकर अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे और शास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ था। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके कारण जो है ठीक है कोई भी देश बर्बाद हो सकता है। जैसे अगर आप प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका को देख लीजिए तो श्रीलंका की स्थिति क्या है, वहां लोग भूखों मर रहे हैं। हमारा भारत उन लोगों को जो है अनाज उपलब्ध कराया था। क्यों कराया था भाई, पड़ोसी देश हैं, कम से कम आज नहीं तो अगर आज उनके ठीक है बुरे दिन है तो हम उनकी हेल्प किए रहेंगे तो कभी जो है कि ठीक है वो हमारे भी काम आ सकते हैं। तो इसलिए एक ध्यान रखेगा कि सारे सिस्टम में जैसे गांव गांव में एक दूसरे का पड़ोसी होता है, उसी तरह से देश भी एक दूसरे का पड़ोसी होता है, एक दूसरे का मददगार होता है। तो अगर मित्रता बनी रहती है तो लोग दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये आपके पहले अध्याय में हम लोगों ने
इसे एंड कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।